हम लोगों ने सॉल्विंग ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ वेक्टर शुरू किया था और हम लोग ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसके अंदर अपन लोगों ने, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना बताया था, पॉइंट वेक्टर और लाइन वेक्टर के बारे में बताया था कि पॉइंट वेक्टर पॉइंट का पोजीशन बताता है जबकि लाइन वेक्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, उस पर एक दो छोटे क्वेश्चन भी अपन लोगों ने कर लिए थे। आइए एक आध दो क्वेश्चन और करें गजब के। मान लीजिए हमको एक ट्रायंगल गिवन है, प्लीज सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लीजिए हमको एक ट्रायंगल गिवन है, मान लीजिए हमको ट्रायंगल गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। आइए इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालते हैं। बहुत आसान है। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन। तो मिड पॉइंट से जोड़ेगी, तो ये पॉइंट हम लोग डी अगर कह देते हैं तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। अब जो सेंट्रॉइड होता है वो खुद मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू दिस अपॉन 2 प्लस 1। देखो वही फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद होगा आपको सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। वैसे ही यहां पर सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 3। अच्छा, सेंट्रॉइड के साथ आप इन सेंटर भी निकाल सकते हैं। ये छोटे मोटे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट एक बड़े क्वेश्चन के पहले मैं करवा रहा हूं। ABC, क्या आपको इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? इन सेंटर का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे शायद। चलिए, इस पॉइंट को a वेक्टर कह दीजिए, इस पॉइंट को b वेक्टर कह दीजिए, इस पॉइंट को c वेक्टर कह दीजिए। तो अपोजिट साइड की लेंथ b वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस साइड की लेंथ a वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस साइड की लेंथ b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये निकल के आ गया हमारे पास। चलिए बात करते हैं अब अगर इन सेंटर के पोजीशन वेक्टर हम निकालना चाहें तो इन सेंटर ax1 यानी दिस इंटू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड a वेक्टर इंटू मॉड b माइनस c प्लस b वेक्टर इंटू मॉड c माइनस a प्लस c वेक्टर इंटू मॉड a माइनस b होल डिवाइड बाई मॉड a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस। इसके डेरिवेशन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बस ध्यान देना है। दिस साइड लेंथ इंटू दिस वेक्टर प्लस दिस साइड लेंथ इंटू दिस वेक्टर प्लस दिस साइड लेंथ इंटू दिस वेक्टर अपॉन तीनों साइड की लेंथ। कुछ कुछ आया है कहां से? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c जैसा। तो अगर हमको ट्रायंगल गिवन है तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हम फटाफट निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का इन सेंटर हम सब फटाफट निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर आगे देखेंगे। कॉपी करो। ओके, ज्योमेट्री हम लोग काफी सारी देख ली, हल्की हल्की ज्योमेट्री देखी, अभी 3D ज्योमेट्री नहीं देखी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री आपको बताने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे उस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री बताने जा रहा हूं। आज मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं आपकी टेट्राहेड्रन से। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन से आप लोगों ने पिरामिड देखा होगा, आंखों से नहीं, ऐसे मूवीज में देखा होगा। पिरामिड का बेस जो होता है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है, ऐसा होता है पिरामिड। सोचो, पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर बेस। टेट्राहेड्रन है पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर बेस पर बना हुआ पिरामिड कहलाता है टेट्राहेड्रन। इधर देखिए, बेस ऐसे कोई ट्रायंगल है, इस पर बना हुआ ऐसे पिरामिड। सुंदर डायग्राम नहीं बना है, इसको मिटा देंगे, बेकार डायग्राम मुझे पसंद भी नहीं। ऐसा समझिए, कुछ ऐसा, ये पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर बेस। ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल, दो वर्टेक्स मेरी ओर,
एक वर्टेक्स आपके पास ऐसा ट्रायंगल, ये एक साइड ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड ट्रायंगल की, ये तीसरी साइड ट्रायंगल, यहां पर भी, यहां पर भी, तो ऐसा टेट्राहेड्रन, पिरामिड ऑन अ ट्रायंगुलर बेस। अब ये टेट्राहेड्रन है, कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स हैं। थोड़ा इमेजिन करो, समझ में आ जाता है। ABCD कितने फेस हैं? 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 4 फेसेस हैं और चारों ही ट्रायंगल हैं। 4 फेसेस हैं, चारों ही ट्रायंगल हैं। बेस भी ट्रायंगल और बेस के हर एज पर खड़ा हुआ ट्रायंगल। कितने वर्टेक्स हैं? 6 वर्टेक्स। ये है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन से जुड़ी हुई 2-3 खास बातें हैं, इन खास बातों को देखेंगे। एक टेट्राहेड्रन और बना रहा हूं, इन 2-3 खास बातों को देखेंगे। ABCD टेट्राहेड्रन के अंदर 6 एजेस लिखना चाह रहा था। टेट्राहेड्रन के अंदर 6 एजेस हैं, कोई खास बात नहीं है। इसके अंदर एक शब्द आता है पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। पेयर ऑफ अपोजिट एजेस का मतलब होता है एजेस विद नो कॉमन वर्टेक्स। ऐसी एजेस जिनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। 4 लेटर हैं ABCD, 2 लेटर से एक एज, 2 लेटर से उसकी अपोजिट एज। देखो देखो इधर देखो, जैसे AB, ये AB है, तो AB के अपोजिट कौन होगी? CD। ABCD 2 लेटर एक तरफ, 2 लेटर एक तरफ। देखो कोई भी कॉमन नहीं है। और एक और कलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे AD है, तो AD के अपोजिट BC। 2 लेटर एक तरफ, 2 लेटर एक तरफ। ये देखिए AD, तो AD के अपोजिट कौन सी हो गई? BC। 2 एजेस को अपोजिट एजेस कहते हैं अगर उनके बीच में एक भी वर्टेक्स कॉमन ना हो। एक भी वर्टेक्स कॉमन ना हो तो उनको हम कहेंगे अपोजिट एजेस। अब 4 लेटर हैं, 4 वर्टेक्स हैं, तो अपोजिट एजेस के लिए इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 लेटर से एक एज बन रही है तो बचे हुए 2 लेटर से बनी हुई एज उसकी अपोजिट एज। अरे वैसे टोटल 6 एजेस हैं, कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। आइए एक और, AC, तो AC के अपोजिट कौन? BD। ये हो गई AC के अपोजिट BD। ये हो गई पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। पेयर ऑफ अपोजिट एजेस लिखनी आनी चाहिए बिल्कुल। ऐसी 2 एज जिनके बीच में कोई भी वर्टेक्स कॉमन ना हो, और उसको लिखने के लिए आपको ऐसा डायग्राम करके रंग बिरंगा करने की जरूरत नहीं है। 4 लेटर से 4 वर्टेक्स हैं ABCD। अगर 2 लेटर से एक वर्टेक्स आ रहा है तो बचे हुए 2 लेटर से, जो 2 लेटर से अगर एक एज आ रहा है तो बचे हुए 2 लेटर जो है जाएगा उसका अपोजिट एज। एक और इसके अंदर शब्द आता है वर्टेक्स एंड अपोजिट फेस। बहुत आसान है, 4 लेटर हैं, 4 वर्टेक्स हैं, तो जो आपने लेटर लिया उसके अलावा बचे हुए 3 लेटर से बना हुआ फेस अपोजिट फेस। A का अपोजिट फेस BCD, अच्छा दिखता भी है। A का अपोजिट फेस BCD, B का अपोजिट फेस ACD, अच्छा दिखता भी है। B का अपोजिट फेस ACD, C का अपोजिट फेस ABD और D का अपोजिट फेस ABC। D का ये 2 चीजें टेट्राहेड्रन में ध्यान रखनी है। टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री, 4 वर्टेक्स, 4 ट्रायंगुलर फेसेस। फेसेस नहीं ध्यान रखें, चारों फेसेस ट्रायंगल होते हैं और 6 एजेस होती हैं। उसके अलावा पेयर ऑफ अपोजिट एजेस ध्यान रखें। 2 लेटर से एक एज, तो 2 लेटर से उसकी अपोजिट एज। और वर्टेक्स के अपोजिट फेस निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अगर एक लेटर वर्टेक्स है तो बाकी 3 लेटर से बना हुआ फेस उसका अपोजिट फेस। कॉपी करिए। टेट्राहेड्रन को देख लिया, टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री को देख लिया। आइए उस ज्योमेट्री पर बेस कुछ क्वेश्चन करें और मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों पर ध्यान दें।
आइए छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। शो दैट इन अ टेट्राहेड्रन, show that in a tetrahedron the lines joining midpoint of pair of opposite edges are concurrent। आइए बात करते हैं। साबित करना है कि टेट्राहेड्रन में, साबित करना है कि टेट्राहेड्रन में पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, आइए पेयर ऑफ अपोजिट एजेस कौन? ए बी के अपोजिट सी डी, ए डी के अपोजिट बी सी, और AC के अपोजिट BD। इनके मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइनें, इनके मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइनें, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दें, अब वो लाइन ही ऐसी बन गई। इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दें और इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दें। एक मिनट रुको, गलत बना दिया है, गलत, बहुत ही गलत हो गया है। चलो अच्छा है, इसमें मिटा भी सकते हैं, गड़बड़। इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दें, इसके मिड पॉइंट को ऐसे इसके मिड पॉइंट से जोड़ दें और इसके मिड पॉइंट को ऐसे इसके मिड पॉइंट से जोड़ दें। वाह क्या डायग्राम, क्या डायग्राम, वाह वाह। हमको दिखाना है कि तीनों लाइनें जो होंगी कॉन्करेंट होंगी। डिजिटल बोर्ड का पूर्ण लाभ उठाते हुए गुरुजी हमको दिखाना है तीनों लाइन कॉन्करेंट होगी। चलो देखते हैं, 3 लाइनें बनेंगी। तो एक लाइन, पहली लाइन बन रही है, ए पॉइंट को ए वेक्टर कह देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन सी वेक्टर और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर। तो ए बी के मिड पॉइंट को a प्लस बी बाई 2 को जोड़ा गया है सी डी के मिड पॉइंट से, ए बी को सी डी से। उसके बाद दूसरी लाइन है, उसके अंदर ए सी के मिड पॉइंट को बी डी के मिड पॉइंट से जोड़ा गया है। उसके बाद एडी के मिड पॉइंट को बीसी के मिड पॉइंट से जोड़ा गया है। हमको दिखाना है कि तीन की तीनों लाइनें आपस में कॉन्करेंट हैं, ये तीन की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से निकलती हैं। अभी वेक्टर में ज्यादा तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है। इन सब का अगर आप मिड पॉइंट निकालें तो इन सब का मिड पॉइंट आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। इसका मतलब झटका लगा है, इसका मतलब दैट इज दिस पॉइंट लाइज ऑन ऑल 3 lines. So all 3 lines are concurrent. तो तीन की तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। और ये जो खास पॉइंट है, ये खास पॉइंट कहलाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, लाइन्स ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ opposite edges are concurrent at center of tetrahedron, and this point is midpoint of each line.
पेयर ऑफ अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइनें कॉन्करेंट है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पर, और ये जो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन है, ये जो कॉन्करेंसी का पॉइंट है, ये तीनों लाइनों का क्या है? मिड पॉइंट। तीन के तीनों लाइनों को डिवाइड करता है ये 1:1 के रेशियो में। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, उसी टेट्राहेड्रन पर बेस्ड एक और जबरदस्त क्वेश्चन, उसी टेट्राहेड्रन पर बेस्ड एक और बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन कहता है शो दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, show that the lines joining vertex to centroid of opposite face are concurrent। चलिए, मौका दिया जा रहा है 1 मिनट। show that the lines joining the vertex to centroid of opposite face are concurrent। लगाइए पहले आप 1 मिनट करिए। आप सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। शो दैट द लाइन्स जॉइनिंग वर्टेक्स टू सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस आर कॉन्करेंट। आओ देखिए क्या कहना चाहता है सवाल, क्या कहना चाहता है सवाल। लाइन्स जॉइनिंग वर्टेक्स टू सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस, 4 वर्टेक्स हैं, ए, बी, सी और डी। सवाल में पूछा गया है वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रोइड से जोड़ने वाली लाइन, वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रोइड से जोड़ने वाली लाइन, वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रोइड से जोड़ने वाली लाइन। अब जो डी वर्टेक्स है ना, इसका अपोजिट फेस ऐसे बाहर की ओर एबीसी है। जब इसको बनाएंगे सुंदरता भंग हो जाएगी। वर्टेक्स के अपोजिट फेस के सेंट्रोइड जोड़ने लाइन, हमको दिखाना है कि वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रोइड से जोड़ने वाली लाइनें, ये चारों की चारों आपस में कॉन्करेंट होंगी। क्योंकि 4 वर्टेक्स हैं और हर वर्टेक्स का एक अपोजिट फेस है, तो 4 लाइनें आएंगी। चलो देखते हैं कैसे इसको हम शो करते हैं। ये देखिए, ये रहा वर्टेक्स और ये रहा इसका अपोजिट फेस का सेंट्रोइड b + c + d/3। ये रहा वर्टेक्स, ये रहा इसके अपोजिट फेस का सेंट्रोइड a + c + d/3। ये रहा वर्टेक्स, ये रहा इसके अपोजिट फेस का सेंट्रोइड a + b + d/3। ये रहा वर्टेक्स और ये रहा इसके अपोजिट फेस का सेंट्रोइड a + b + c/3। ये आ गया तुम्हारे पास। अब हमको दिखाना है कि 4 की चारों लाइनें कॉन्करेंट हैं, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट है जो 4 की चारों लाइनों पर लाई कर रहा है। तो मेरे मन में एक बात चल रही है, इसके नीचे 1 लिखा है, भाई कुछ नहीं लिखा, a/1, और इसके नीचे 3 लिखा है, इसके नीचे b/1, इसके नीचे 3 लिखा है, इसके नीचे c/1, इसके नीचे 3 लिखा है, इसके नीचे d/1, इसके नीचे 3 लिखा है। मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं, तो a + b + c + d आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं, फिर a + b + c + d आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं, फिर a + b कंसिडर करिए एक पॉइंट जो कि इनको डिवाइड करता है 3:1 के रेशियो में। कंसिडर करिए एक पॉइंट जो इनको डिवाइड करता है 3:1 के रेशियो में, और ये पॉइंट आएगा a + b + c + d/4। यानी ये पॉइंट 4 की चारों लाइनों पर लाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट 4 की चारों लाइनों पर लाई कर रहा है। a + b + c + d/4, ये पॉइंट 4 की चारों लाइनों पर लाई कर, उत्तेरी, दैट इज ऑल लाइन्स आर कॉन्करेंट एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन and it divides lines in ratio 3:1, और वो लाइंस को डिवाइड करता है किस रेशियो में? 3:1।
ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। कॉपी करिए। हमने टेट्राहेड्रन को देखा और टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट बातों को भी देखा कि अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइनें कॉन्करेंट होंगी कहां पर, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पर, और वर्टेक्स को अपोजिट फेस के सेंट्रोइड से जोड़ने वाली लाइनें भी कॉन्करेंट होंगी कहां पर, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पर। ये टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हमको ध्यान रखनी है। अभी टेट्राहेड्रन खत्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो आगे जाके टेट्राहेड्रन पर और जबरदस्त चीजें निकल के आएंगी। आइए 3D की एक और बहुत अच्छी ज्योमेट्री को देखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड, आइए पैरेललोपाइप्ड में समझाऊं। ये टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइप्ड दो ऐसी 3D ज्योमेट्रीज हैं जिन पर बेस्ड IIT में भर भर के सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, इसीलिए इन दोनों ज्योमेट्री को अपन समझ रहे हैं। पैरेललोपाइप्ड बहुत आसान है, जैसे टीवी का डब्बा होता है क्यूबॉइड, कोई भी डब्बा जो कार्टून अपन देखते हैं, आपका रूम भी क्या है, क्यूबॉइड। अब आप टीवी का एक डब्बे की बात करें, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाना बचपन में सिखाया जाता है कि एक रेक्टेंगल बनाओ, एक और रेक्टेंगल बनाओ, दोनों रेक्टेंगल बना के इनके कॉर्नर को मिला दो, बन जाता है क्यूबॉइड। ऐसे आपको क्यूबॉइड बनाना सिखाया जाता है। तो क्यूबॉइड के सारे फेसेस क्या हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर। अगर क्यूब ले लोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो सारे फेसेस स्क्वायर हो जाएंगे, और क्यूबॉइड लोगे तो सारे फेसेस रेक्टेंगल या स्क्वायर। पैरेललोपाइप्ड भी क्यूबॉइड ही है, लेकिन इसके सारे फेस पैरेललोग्राम होते हैं। यानी कहने का मतलब आपका नॉर्मल क्यूबॉइड और क्यूब पैरेललोपाइप्ड का स्पेशल केस बन जाएगा। सुनिए, पैरेललोपाइप्ड इज अ क्यूबॉइड with all faces as parallelogram। इसके सारे फेस पैरेललोग्राम होंगे। इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, दैट इज क्यूबॉइड और नहीं, क्यूबॉइड एंड क्यूब बिकम इट्स स्पेशल केस, और जो क्यूबॉइड या क्यूब है ये इसका स्पेशल केस बन जाता है। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड बनाने के लिए भी वही घटिया तरीका ही है। अब आप पहले रेक्टेंगल बनाते थे, रेक्टेंगल के बजाय एक पैरेललोग्राम, एक और पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम बना दीजिए और एजेस को ऐसे जोड़ दीजिए। ये बन गया पैरेललोपाइप्ड, ये बन गया पैरेललोपाइप्ड। So parallelopipe is a cuboid with all faces as parallelogram। तो क्यूबॉइड और क्यूब इसके स्पेशल केस बन जाए। ये हो गया आपका पैरेललोपाइप। पहले तो हम मन में इसकी ज्योमेट्री समझें। आपके रूम जैसा ही है, क्यूबॉइड जैसा ही है, लेकिन इसका जो कोई भी फेस है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ना होके पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम से। ओके, कितने वर्टेक्स, आइए देखें कितने वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स हैं। कितने फेसेस, तो 4, 6 फेसेस हैं, सारे पैरेललोग्राम हैं। कितने एजेस, 4 4 8 4 12 एजेस। लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान देखना है। अब सुने ध्यान से, ABCDEFGH बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। इसके लिए हम चालाकी लगाते हैं। ज्योमेट्री को मैं सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था कि ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते हैं। अब टेट्राहेड्रन में तो 4 ही वर्टेक्स है, तो खेल लिए, यहां पर तो 8 वर्टेक्स है। तो हम क्या करते हैं, हम चालाकी लगाएंगे, प्लीज बोर्ड पर देखें। एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, तो यहां से निकलने वाला ये वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, यहां से निकलने वाला ये वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और यहां से निकलने वाला ये वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। यहां 3 मान लिया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे फिजिक्स के टीचर्स पर पूरा भरोसा है, उन्होंने आपको पूरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया होगा। बिना वेक्टर पढ़े फिजिक्स की गाड़ी 1 सेकंड नहीं बढ़ सकती।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में बता देता हूं यहां पर, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये वाला जो वेक्टर निकल के आएगा ये ए प्लस बी निकल के आता है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर आपका निकल के आता है ए प्लस बी वेक्टर। इस बात को यूं समझो कि ये लाइन वेक्टर के लिए होता है। तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन हो गया और अगर ये पॉइंट ए वेक्टर हो गया और अगर ये पॉइंट बी वेक्टर हो गया तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला पॉइंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इसको ओरिजिन करते हैं, ए वेक्टर माइनस ओरिजिन ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ओरिजिन बी वेक्टर, और ए प्लस बी वेक्टर माइनस ओरिजिन ए प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो उनका पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं तो बहुत फायदे में रहूंगा। इधर देखिए, पीछे वाली फेस एक पैरेललोग्राम है, तो ए वेक्टर सी वेक्टर, तो ये वाला पॉइंट खट से निकल के आ गया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नीचे वाली फेस भी पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वाली फेस भी एक पैरेललोग्राम है, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ये वाला पॉइंट भी निकल के आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास निकल के। अब सब बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, इसको आप डिस्प्लेसमेंट की तरह भी समझ सकते हैं। देखो, ए वेक्टर के पैरेलल चले फिर बी वेक्टर के पैरेलल चले तो नेट कितना चल लिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये भी बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही है, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह भी समझ सकते हैं कि ए वेक्टर चले बी वेक्टर चले तो कुल मिला के नेट डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की मदद से। अब इसी डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम ये पॉइंट निकालेंगे। इधर देखो, ए वेक्टर चलिए फिर बी वेक्टर चलिए तो ए प्लस बी पहुंच गए, और ए प्लस बी पहुंच के सी वेक्टर चल दीजिए तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले आप इन वर्टेक्स का नामकरण सीखिए। एक वर्टेक्स को ओरिजिन मानना है, उससे निकलने वाला एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, और बाकी सारों का नामकरण पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की मदद से। ये नीचे वाला फेस पैरेललोग्राम तो ए प्लस बी, इधर वाला फेस पैरेललोग्राम तो बी प्लस सी, पीछे वाला फेस पैरेललोग्राम तो ये ए प्लस सी। सिंपल सिंपल, ये हो गया। अब यहां पर एक शब्द आता है डायगोनल। अब जरा ध्यान देंगे, एक और मैं पैरेललोपिड बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, दो पैरेललोग्राम्स बना लीजिए और इनके वर्टेक्स को जोड़ दीजिए, बन गया एक और पैरेललोपाइड। अब मेरी बात पर जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, बहुत ज्यादा। एक शब्द आता है डायगोनल। डायगोनल, देखो जब भी कोई व्यक्ति डायगोनल बोलेगा तो उसका मतलब होगा बॉडी डायगोनल। देखो, डायगोनल तो फेस के ऊपर भी बन सकता है, ये फेस डायगोनल है। अगर किसी को फेस डायगोनल के बारे में बात करनी है तो वो एक्सप्लिसिटली शब्द का इस्तेमाल करेगा फेस डायगोनल। लेकिन अगर केवल कोई शब्द बोलता है डायगोनल तो उसका सीधा सा मतलब होता है बॉडी डायगोनल। आप जिस कमरे में बैठे हैं ऐसा समझिए, उस कमरे की इस साइड वर्टेक्स को इधर नीचे की वर्टेक्स से मिलाइए, इस साइड के वर्टेक्स को इधर नीचे के वर्टेक्स से मिलाइए, इधर नीचे की वर्टेक्स को इधर वर्टेक्स से मिलाइए, और इधर नीचे की वर्टेक्स को इधर वर्टेक्स से मिलाइए, बन गए 4 बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का मतलब ऐसा डायगोनल जिसका हर पॉइंट बॉडी के अंदर हो, इसीलिए उसका नाम है बॉडी डायगोनल। ध्यान रखना, पैरेललोपिड के अंदर अगर कोई आदमी बोलता है डायगोनल तो उसका मतलब फेस डायगोनल नहीं है। अगर उसको फेस के ऊपर बने हुए डायगोनल के बारे में बात करनी है तो अलग से शब्द इस्तेमाल करेगा फेस डायगोनल। अब सुने मेरी बात को ध्यान से, बॉडी डायगोनल तो ये रहा, इसको यहां से जोड़ दो और देखते आइए, ये वाला यहां से जुड़ जाएगा, ये वाला यहां से जुड़ जाएगा, और गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं बना, नॉट गुड।
नया डायग्राम बनाएंगे बॉडी डायगोनल के लिए। चलिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये तो फेस डायगोनल हो गया। बॉडी डायगोनल के लिए थोड़ा सा डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। इस बॉडी डायगोनल को देखेंगे सब बच्चे। ये एक पैरेललोग्राम, ये एक और पैरेललोग्राम, और यूं जोड़ दिया गया है। आइए बॉडी डायगोनल्स को थोड़ा थोड़ा देखें कैसे दिखेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी के अंदर बने हुए डायगोनल बॉडी डायगोनल। ये इससे जुड़ेगा, ऊपर वाला इससे जुड़ेगा, बन रहा है गुरुजी, बन रहा है। ये इससे जुड़ेगा, बहुत सही गुरुजी, और ये उससे जुड़ेगा, बहुत सही। ऐसा लग रहा है डायग्राम से कि चार के चारों बॉडी डायगोनल कॉन्करेंट हैं। आए आओ साबित करते हैं। बॉडी डायगोनल्स आर कॉन्करेंट। आइए साबित करें, सिद्ध करें, बताएं, जताएं, दिखाएं कि बॉडी डायगोनल्स कॉन्करेंट होते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मतलब इतना भी इजी नहीं है। आओ इस पॉइंट को ओरिजिन वेक्टर, इस पॉइंट को ए वेक्टर, इस पॉइंट को बी वेक्टर, इस पॉइंट को सी वेक्टर। तो ये पॉइंट आ गया ए प्लस बी, ये पॉइंट आ गया बी प्लस सी, पीछे वाला पॉइंट आ गया सी प्लस ए, और ये पॉइंट आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर देखो चार लेटर हैं, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। यहां पर चार लेटर हैं, ओ ए बी सी। एक लेटर एक साइड, बाकी तीन का सम एक साइड, बन गया बॉडी डायगोनल। सुनो, चार लेटर हैं तुम्हारे पास, तो चार लेटर हैं, चार लेटर हैं तुम्हारे पास, बिल्कुल ध्यान से सुनना। चार लेटर हैं तुम्हारे पास, एक लेटर एक साइड, बाकी तीन का सम एक साइड। ओरिजिन तो इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो दिख भी रहा होगा, ओरिजिन को ए प्लस बी प्लस सी से जोड़ने पर बॉडी डायगोनल। एक लेटर एक साइड, बाकी तीन का सम एक साइड। अगर यहां ए वेक्टर तो यहां बी प्लस सी, प्लस ओरिजिन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ए वेक्टर को हमने जोड़ा है बी प्लस सी से, यहां बी वेक्टर तो ए प्लस सी। देखो बी वेक्टर को हमने जोड़ा है ए प्लस सी से, यहां सी वेक्टर तो ए प्लस बी। देखो हमने सी वेक्टर को जोड़ा है ए प्लस बी से। अब हमको दिखाना है कि चार के चारों बॉडी डायगोनल्स आपस में कॉन्करेंट होते हैं। देखो अब ऑब्जर्वेशन फिर बता रहा हूं, इसके नीचे भी वन है, इसके नीचे भी वन है, सबके नीचे वन 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 है, तो कंसीडर करिए इनका मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट सबका निकल के आता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यही पॉइंट चारों लाइनों पर लाई करता है, ये पॉइंट चारों लाइनों पर लाई करता है और उनको डिवाइड करता है 1:1 के रेशियो में। ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड। Piped. That is, all body diagonals are concurrent at center of parallelopipe, and it is their midpoint, और ये हो जाता है उनका मध्य बिंदु। तो हमने साबित कर दिया कि चारों के चारों बॉडी डायगोनल्स, इसके चार बॉडी डायगोनल्स होंगे और चारों के चारों बॉडी डायगोनल्स आपस में कॉन्करेंट होंगे, और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और कुछ नहीं, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड भी होगा। और ये सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी है और उनका मिड पॉइंट भी है। सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड हर बॉडी डायगोनल को डिवाइड करता है 1:1 के रेशियो। ये हो गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें। थोड़ा ज्यादा ही पैरेललोपाइड में देख लिया, चलो कोई नहीं, कॉपी कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ाने जा रहा हूं,
उस बात पर ध्यान देंगे। अपन ने वेक्टर की मदद से ज्योमेट्री सॉल्व करना शुरू किया। हल्की फुल्की ज्योमेट्री अपन सॉल्व भी कर लेते हैं, हल्की फुल्की ज्योमेट्री अपन देख भी लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। आइए वेक्टर की मदद से अपन अभी और कुछ करने जा रहे हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। गजब की बात। प्लीज सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रेट लाइंस इन 3D स्पेस और उनकी इक्वेशन लिखना कैसे। धीरे धीरे सबसे पहले आप ये समझें कि एनी टू लाइंस इन 3D कैन बी। अगर दो लाइंस आपको 3D में गिवन है तो दो लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं? या तो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो सकती हैं, या दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या दोनों लाइंस स्क्यू हो सकती हैं। स्क्यू मतलब ओनली पॉसिबल इन 3D। स्क्यू का मतलब हो गया नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ना पैरेलल ना ही इंटरसेक्टिंग, उसको हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। देखो ये 3D में ही संभव होगा। 3 डायमेंशन देखो, दो लाइंस अगर गिवन है, या तो दोनों पैरेलल हो जाएं, या दोनों कोइंसिडेंट हो जाएं कि भैया एक ही लाइन है, या दोनों इंटरसेक्टिंग हो जाए, या स्क्यू लाइंस। ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग। ये लाइन यू इनफाइनाइट है, ये लाइन यू इनफाइनाइट है। दोनों लाइंस ना तो आपस में पैरेलल हैं ना ही इंटरसेक्टिंग है। ये सिर्फ 3D में ही पॉसिबल होती है, 2D में नहीं। क्योंकि 2D में या तो लाइंस पैरेलल होंगी और जरा सा भी घूमी तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। लेकिन 3D में लाइंस प्लेन के बाहर रोटेट कर सकती है, तो ये लाइंस कहलाती हैं स्क्यू लाइंस, ना पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग। तो अगर आपको दो लाइंस 3D में गिवन है, अगर आपको दो लाइंस 3D में गिवन है, तो वो पैरेलल भी हो सकती हैं, वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, और वो स्क्यू भी हो सकती हैं, यानी ना पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग। ये तो जनरल दो लाइंस के बारे में बात हुई, थोड़ा माइंड को ब्रॉड करने के लिए। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस इन 3D वेक्टर फॉर्म। लाइंस की इक्वेशन 3D में लिखना वेक्टर फॉर्म में, लाइंस की इक्वेशन 3D में लिखना वेक्टर फॉर्म में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे समझिए। देखो 2D के अंदर तो एक स्लोप होता है। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल। लेकिन 3D में स्लोप जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हो तो ऐसे इनफाइनाइटली थीटा एंगल बन सकता है, क्योंकि आप 3D में हो तो आप पूरा कोण बना सकते हो इस प्रकार से। तो 3 डायमेंशन में 3D में स्लोप जैसा कुछ नहीं होता। तो लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए हम वेक्टर बताते हैं कि लाइन इसके पैरेलल है। सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D दो प्रकार से लिखेंगे। एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म और दूसरा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक है 2 पॉइंट फॉर्म और दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ जाइए। 2 पॉइंट फॉर्म में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट फॉर्म में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस लाइन पर 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है। एक का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, दूसरे का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और ये लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के। अब सुनो ध्यान से, लाइन क्या है? ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है? लाइन की इक्वेशन का मतलब है एक ऐसा रिलेशन
जो कि इस लाइन पर, इस ज्योमेट्री पर लाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करे। ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ एनी ज्योमेट्री, पहले इस बात को समझें, इक्वेशन ऑफ एनी ज्योमेट्री मीन्स अ रिलेशन which is satisfied by all points lying only on that geometry, केवल उस ज्योमेट्री पर लाई करे बस। जैसे सर्किल की इक्वेशन का मतलब, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है उस पर, तो भाई कोई भी ज्योमेट्री लोगे, लाइन लो, सर्किल लो, कोई भी ज्योमेट्री लो, कर्व लो, पैराबोला लो, कुछ भी लो, तो ज्योमेट्री की इक्वेशन का मतलब पहले समझो। ज्योमेट्री की इक्वेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन जो कि उस ज्योमेट्री पर लाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करे, क्योंकि पॉइंट तो इनफाइनाइट है, तो पॉइंट तो बता नहीं सकता कि ये पॉइंट है, कोई 4 पॉइंट तो है नहीं, तो इनफाइनाइट पॉइंट है, और केवल उसी ज्योमेट्री का सेटिस्फाई करे। ये सर्कल की इक्वेशन का मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन जो सिर्फ इस सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट ही सेटिस्फाई करे और कोई ना करे। तो इक्वेशन ऑफ एनी ज्योमेट्री मींस अ रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल पॉइंट्स लाइंग ओनली ऑन दैट ज्योमेट्री। तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हम लाइन के ऊपर किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r मान लेते हैं। जैसे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरल पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। जब भी आप कोई भी ज्योमेट्री की इक्वेशन लिखेंगे उसमें r वेक्टर आएगा, और r वेक्टर का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन दैट ज्योमेट्री। इन वेक्टर्स, whenever we write equation of any geometry, it contains r vector, as r vector is the position vector of any general point on that ज्योमेट्री। जनरल पॉइंट की इसलिए जरूरत पड़ी, समझिए, जनरल पॉइंट की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उस ज्योमेट्री पर इनफाइनाइट पॉइंट है। जनरल पॉइंट की इसलिए जरूरत पड़ी कि उस ज्योमेट्री पर इनफाइनाइट पॉइंट है, ज्योमेट्री पर, लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है, और हमको एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करे। अब आ जाइए, अब यहां पर देखिए 2.4, इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट r वेक्टर ले लिया। अब कोई ऐसा रिश्ता लिखना है जो कि सिर्फ इस लाइन वाले पॉइंट ही सेटिस्फाई करे, तो मैं बोलूंगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये पैरेलल होगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर के, क्योंकि लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर विल बी पैरेलल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। सिंपल सी बात है। अच्छा देखो, जरा सा भी r वेक्टर को अगर तुम बाहर ले लोगे लाइन के, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर b वेक्टर माइनस a के पैरेलल नहीं रह जाएगा। ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब r वेक्टर इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट होगा। जरा सा भी लाइन के बाहर r वेक्टर सोचो, यहां ले लो, तो ये जो वेक्टर आएगा ये इसके पैरेलल नहीं रह जाएगा। b वेक्टर, क्योंकि a वेक्टर दोनों में कॉमन है, यहां पर भी a वेक्टर है, यहां पर भी a वेक्टर है, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर के पैरेलल अगर कुछ आना है तो वो इस लाइन के ऊपर ही होना है। यानी r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर, यानी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D इन वेक्टर फॉर्म, और लैम्डा यहां पर है पैरामीटर। लैम्डा एक पैरामीटर है, स्केलर नंबर है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, और ये जो आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी ये अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होंगे ऑन दिस लाइन। सुनिए, लैम्डा पैरामीटर है,
लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। लैम्डा 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर √2 रख दो, फिर 1/3 रख दो, 4 रख दो। लैम्डा एक स्केलर नंबर है एप्सिलॉन आर। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, और ये जो आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू होंगी ये अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, lying on this line. By putting different values of lambda, we are going to get different values of r vector, and these different values of r vector represent the position vector of different points on this line. पैरामेट्रिक इक्वेशन, नॉन पैरामेट्रिक भी पढ़ेंगे जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। रुक के अब यहां पर आ जाइए। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ले लो। अब अगर आर वेक्टर इस लाइन के ऊपर है तो फिर से मैं बोलूंगा कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, यानी आर वेक्टर निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। उत्तेरी ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और यहां पर भी लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, और ये जो आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यूज हैं ये अलग अलग वैल्यू इस लाइन पर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ये देखिए, अच्छा यहां पर जरा ध्यान दें, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है? ये एक वेक्टर है पैरेलल टू लाइन। यहां पर ध्यान दें, अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको जनरल फॉर्म, लाइन का जनरल फॉर्म। इन 3D कोई भी लाइन आपको दिखाई पड़ेगी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर होगा पॉइंट ऑन लाइन एंड बी वेक्टर हमेशा होगा अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। देखो यहां सॉल्व कर लोगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी एक वेक्टर निकल के आ जाए। 3 डायमेंशन में किसी भी लाइन की इक्वेशन हमेशा होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। 3 डायमेंशन में किसी भी लाइन की इक्वेशन हमेशा होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पॉइंट ऑन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल टू लाइन, पॉइंट ऑन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ये हो गया लाइन इन 3D। कॉपी करो, इस पर बेस सवाल लगाएंगे। कॉपी करिए पहले।